Hello students, myself Rajiv Atri. Welcome back with a new topic, equilibrium. Students, चैप्टर हमारा चल रहा था रोटेटरी मोशन. 11th क्लास का चैप्टर है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर को हम मान के चलते हैं बिकॉज इस चैप्टर के अंदर अभी तक का हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसको रोटेटरी वर्जन में डिस्क्राइब किया गया है. ऐसा ही एक टॉपिक है आज हमारा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. देखिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम होता क्या है? किसी चीज को अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दैट थिंग इज इन इक्विलिब्रियम. सो बैलेंसिंग भी दो तरह से हो सकती है. अगर कोई मोशन, अगर कोई चीज ट्रांसलेटरी मोशन में है तो हम अगर उसको इक्विलिब्रियम माने, ये हमें नेट फोर्स ऑन बॉडी इज इक्वल टू जीरो डिस्क्राइब करेगा. सिमिलरली रोटेटरी इक्विलिब्रियम के अंदर हम ये कहते हैं कि नेट टॉर्क ऑन बॉडी इज जीरो. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे ये दोनों ही इक्विलिब्रियम डिस्क्राइब करूंगा एंड आफ्टर दैट जो जनरल लाइफ में हम इसकी एप्लीकेशंस यूज करते हैं हम उनका भी जिक्र करेंगे. देखिए, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म रोड. इस यूनिफॉर्म रोड के ऊपर अगर आप इन दोनों एंड से फोर्स लगा रहे हो इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड बराबर है पर डायरेक्शन अपोजिट है. अगर इस टाइप के फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं देन हम कह सकते हैं कि नेट रिजल्टेंट फोर्स उस बॉडी के ऊपर जीरो है. सिमिलरली अगर यही फोर्सेस हम एक लीवर के अक्रॉस लगाएं, लेट अस कंसीडर दिस इज अ लीवर. लीवर को आप जनरली एक मशीन भी कह सकते हो जो कि आप अपने डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस है वहां पे यूज करते हो. जैसे कि आप अपने कार की डिक्की खोलते हो तो आप एक लीवर खींचते हो. आप अपने कार का पेट्रोल का चैम्बर खोलते हो तो आप एक लीवर ओपन करते हो. वो सारी चीजें एक लीवर पे डिपेंड करती हैं. आप शीशा झूला जो होता है पार्क के अंदर, वो झूलते टाइम भी इस लीवर का ही यूज करते हो. इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली आप इस एंड पे एक फोर्स लगा रहे हो, सिमिलरली इस एंड पे एक फोर्स लगा रहे हो. अगर वो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, अगर ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है तो देखिए इनसे निकलने वाला जो टॉर्क है वो क्या रहेगा. इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 2d है. सो ये F जो फर्स्ट एंड पे फोर्स लग रहा है वो d डिस्टेंस पे होगा लीवर से, एंड जो सेकेंड एंड पे फोर्स लग रहा है वो भी d डिस्टेंस पे होगा. नेट टॉर्क एट फर्स्ट एंड इज F into d or we can say d cross F. Net resultant torque on second end is d cross F, बट डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं. ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिस्क्राइब कर रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिस्क्राइब कर रहा है. एंटी क्लॉकवाइज को हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं. सो ये टॉर्क पॉजिटिव टॉर्क है, ये नेगेटिव टॉर्क है. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों लिया जाता है? बिकॉज अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो ये जो हमारा थंब है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के क्रॉस डायरेक्ट कर रहा है, एंड अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो वो हमारा नेगेटिव जेड एक्सिस पे जाता है. दैट्स व्हाई क्लॉकवाइज टर्म इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज टर्म इज बीइंग पॉजिटिव. सो नेट रिजल्टेंट टॉर्क, यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे कि नेट रिजल्टेंट टॉर्क जीरो. सो ऐसे कंडीशन में अगर कोई बॉडी है तो उसके ऊपर हम ये मान लेते हैं कि उसके ऊपर नेट रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है, hence the body is in rotatory equilibrium. अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है then the body is in translatory equilibrium. अब इन दोनों का मिक्स केस बना के देखते हैं. मान लीजिए सेम हमारी यूनिफॉर्म रोड है, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप यहां से फोर्स लगा रहे हो तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है. बट अगर यही फोर्स जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं वो थोड़े गैप पे लगे इस टाइप से, एक फोर्स यहां है एक फोर्स यहां है, तो क्या अब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा? फोर्स दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड भी
मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, बट इन दिस केस द बॉडी रोटेट्स। इस केस में हमारी जो यूनिफॉर्म रोड है उसमें रोटेशन आएगा। रोटेशन मींस नेट रिजल्टेंट टॉर्क आएगा। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो हम इसको कह सकते हैं, बट रोटेटरी इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी नहीं है। सो इसी टाइप के इक्विलिब्रियम्स को डिस्कस करने के लिए हमारी आज की क्लास हुई है। रोटेटरी इक्विलिब्रियम का और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो एडवांटेज है उसको हम कह देते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ये पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है क्या? देखिए, अगर आपकी बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम में आना चाहती है तो जरूरी नहीं है कि आप ये डिस्टेंसेस बराबर रखोगे। अगर आप ये डिस्टेंसेस डिसिमिलर डिस्टेंसेस भी ले रहे हो, इस केस में तो सिमिलर डिस्टेंस थे, बट जब आप मैकेनिकली इसकी एडवांटेज लेना चाहते हो रोटेटरी इक्विलिब्रियम के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिस एंड पे आपको लोड अप्लाई करना है उस आर्म को मैं कह देता हूं लोड आर्म, एंड जिस एंड पे आपको एफर्ट करना है उस लोड को उठाने के लिए, उस एंड को मैं कह देता हूं एफर्ट आर्म। अगर आपने रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी होगी तो आपने ये इस टाइप का प्रोसीजर जरूर देखा होगा। रेलवे लाइन के अंदर होता क्या है बेसिकली, जब जैसे कि रेलवे लाइन के जो नीचे के सपोर्ट हैं, हाँ, पत्थर के जो पिलर्स लगाए जाते हैं उसके अंदर, उन पिलर्स को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाने, जैसे कि जो क्रेन है वो तो एक जगह लाके रख देती है उनको, बट आपको उनको लाइन वाइज लगाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। वो ले जाने के लिए आप इसी टाइप की एक लीवर मशीन का यूज करते हो। लीवर मशीन इज नथिंग बट अ ब्लॉक दैट कनेक्टेड फ्रॉम लोड आर्म टू एफर्ट आर्म विद अनइक्वल डिस्टेंस। अब की बार यहां पे है D1 एंड दिस डिस्टेंस इज D2। फोर्स आपने बिल्कुल अलग अलग लगा रखा है। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। लेट अस कंसीडर द होल सिस्टम इज इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम, या फिर आप कह सकते हो टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी यहां पे है, क्योंकि लेवर जो है हमारा वो रिएक्शन फोर्स देता है। सो अगर आप ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की टर्म में इसी को एक्सप्रेस करें, देन R जो नेट रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स है इज इक्वल टू F1 प्लस F2 रहेगा इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के अंदर तो ये हुआ। रोटेटरी इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है ये दोनों बराबर रहेंगी। बराबर रहेंगे इट मींस F1 इंटू D प्लस नेगेटिव ऑफ F2 into D. Clockwise is negative, anti-clockwise is positive. As the system is in rotatory equilibrium, has net resultant torque is equal to 0. So net resultant torque मैंने 0 के बराबर रखा, hence F1 is D is equal to F2. अच्छा D1 and D2 है यहाँ पे, ओके, ये भी अलग अलग है D1 and D2। ये जो है आपने एफर्ट किया है एंड दिस वन इज लोड अप्लाइड। इस एंड पे आपके जो मैं बता रहा था अभी एग्जांपल, जो पिलर्स होते हैं, पत्थर के पिलर्स जो रेलवे लाइन के नीचे लगते हैं, इस एंड पे वो पिलर कनेक्ट होते हैं एंड इस एंड पे आप फोर्स लगा के, एक पर्सन है जो इस डायरेक्शन से आगे की तरफ इसको खींचता है और ये रेलवे लाइन के ऊपर ही चलता है स्लाइड करते हुए। हाँ, सो पहली चीज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है? आपको अगर टॉर्क एक्सप्लेन करना है तो एक पॉइंट के अक्रॉस ही आप उस टॉर्क को कंसीडर कर सकते हो, और वो पॉइंट है यहां पे हमारा ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है, इसको हम फुलक्रम भी कह सकते हैं।
कह सकते हैं, फुलक्रम ही होता है। ओके, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो है हमारा फुलक्रम। इसी को मैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान के यहाँ पे नेट रिजल्ट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट? इट एक्सप्लेन दैट as the system is under रोटेटरी इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हो, रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं। रोटेटरी इक्विलिब्रियम, hence on fulcrum its net resultant torque will be equal and opposite। जो नेट रिजल्टेंट टॉर्क है वो आपका क्या रहेगा? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगा। सो मैकेनिकल एडवांटेज जो मैं आपको बता रहा था, मैकेनिकल एडवांटेज इससे हमें क्या मिली? आपको कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड उठाने का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा। मैकेनिकल एडवांटेज को आप ऐसे ही कह सकते हो कि ये रेशियो है, किसका रेशियो? लोड टू दी एफर्ट। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। लोड आपने कितना अप्लाई किया वो आप लेंगे F2, टू दी एफर्ट आपने कितना लगाया है? F1। ऑब्वियसली F2 इज ग्रेटर देन F1। अगर ये दोनों बराबर हो गए देन एडवांटेज हुई ही नहीं। ओके, आप कम फोर्स लगा के ज्यादा लोड उठा सकते हो। इसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस है वो आपको मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। इसी को अगर मैं लोड आर्म और एफर्ट आर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं इस एक्सप्रेशन को, तो ये देखो d2 डिवाइड बाय d1, f1 बाय f2 को d2 बाय d1 लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके। यहां पे देखो d1 बाय d2 आएगा। सो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए ये फॉर्मूला है d1 by d2 is what? d1 is effort arm, length of effort arm to the length of load arm। अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालनी है आपको तो ये दोनों ही फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। सो ये है आपका ओवरऑल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं कि क्या कोई बॉडी रोटेटरी, एक टाइम पे रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है बट उसके ऊपर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम नहीं लग सकता, या ये कह लो कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में वो बॉडी नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या कोई बॉडी एक ही टाइम पे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है बट रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं है। या क्या ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे बॉडी ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी इक्विलिब्रियम दोनों अचीव कर पा रही है। यस, ये तीनों ही कंडीशन सक्सेसफुली आप अप्लाई कर सकते हो। तीनों ही कंडीशन आपकी अप्लाई हो सकती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हुआ बट रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है, नेट रिजल्टेंट टॉर्क आएगा इसके ऊपर। हाँ, सिमिलरली अगर दो फोर्स आप इस टाइप से अप्लाई कर रहे हो तो ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम का एग्जांपल बन सकता है, जो कि आमतौर पे लीवर करता है, पुली करती है, आपका गियर बॉक्स करता है। आप जो गियर लगाते हो गाड़ी के, बाइक के, वो लीवर पे ही काम करते हैं, वो रोटेटरी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे ही काम करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।